हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिस 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट टाइमलाइन के बारे में, जो कि हम करने वाले हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक की इंपॉर्टेंट टाइमलाइन करने वाले हैं, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, राइट। और खासकर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि मैडम हिस्ट्री में डेट्स लर्न नहीं होती है, पॉलिटिकल साइंस में डेट्स लर्न नहीं होती है। तो काश कोई ऐसी जगह मिल जाए, काश कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जहां पर हम इन सारी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन को एक ही जगह पर देख सके। तो आपको कहीं कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें यहीं पर ही मिल जाएगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ये स्पेशली मैट्रिक स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट टाइमलाइन, जो कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक है। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है ब्रिक बीट्स एंड बोन्स, ठीक है। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं मेजर डेवलपमेंट इन हड़प्पा आर्कियोलॉजी इन द 19th सेंचुरी। तो यहां पर 19th सेंचुरी की बात हो रही है, तो यहां पर हम बात करने वाले हैं मेजर डेवलपमेंट इन हड़प्पा आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, देखो जहां जहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उसको सर्कल कर दूंगी, तो वो चीजें आपको बहुत अच्छे से नोटिस करनी है, या कहीं पर नोट डाउन कर रहे हो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। 1875 में रिपोर्ट ऑफ द अलेक्जेंडर कनिंघम ऑन द हड़प्पा सील 20th सेंचुरी। देखो रिपोर्ट पेश की गई, दिखे जो है 1875 में क्या हुआ था, अलेक्जेंडर कनिंघम को जब हड़प्पा की एक सील मिली तो उस पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, कब, 20th सेंचुरी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1921 में एमएसएस बिगिन द एक्सकवेशंस। अच्छा देखो यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम ये 1921 में तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा को डिस्कवर किया था। डिस्कवर इज द अनदर थिंग एंड एक्सकवेशंस इज द अनदर थिंग, ठीक है। तो इसका एक्सकवेशंस का मतलब होता है उत्खनन या खुदाई करना। तो 1921 में एमएस वाज बिगिंस द एक्सकवेशंस एट द हड़प्पा। और अगर बात आती है डिस्कवर किसने किया, तो ठीक है सेम आपका रहेगा, ईयर सेम रहेगा 1921, लेकिन यहां पर डिस्कवरी के हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी, ठीक है। तो डिस्कवर किसने किया था, दयाराम साहनी ने, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 1925 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1925 में एक्सकवेशंस बिगिन एट द मोहनजोदारो। देखो फिर से आ गया, ये एक्सकवेशंस आ गया है, ठीक है, मतलब उत्खनन हो गया, खुदाई हो गई। तो 1925 में इसकी खुदाई की गई, लेकिन इसको डिस्कवर किसने किया, फिर से वही बात आ जाती है, डिस्कवर किसने किया, आर.डी. बनर्जी ने, ठीक है। तो डिस्कवर्ड बाय आर.डी. बनर्जी, ठीक है, आर.डी. बनर्जी, ठीक है। और आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम है राखल दास बनर्जी, राइट। उसके बाद हम करने वाले हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 1946 में आर.ई.एम. विलर एक्सकवेशंस द हड़प्पा, ठीक है। तो हड़प्पा को एक्सकवेशंस किया था कब, 1946 में। देखो इन्होंने किया था, एम एस बोस ने कब किया था, 1921 में, और आर.ई.एम. विलर ने कब किया था, इसका एक्सकवेट किया था इसको कब, 1946 में। 1955 में आर.एस. राव बिगेन द एक्सकवेशंस एट द लोथल। तो लोथल ये उसकी हड़प्पा सिविलाइजेशन की फेमस साइट है। तो यहां से क्वेश्चंस आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि लोथल को कब किया, कालीबंगा को कब किया, धोलावीरा को कब किया। तो यहां से वन क्वेश्चन तो जरूर 101% आपका आना ही आना है। 1955 में एस आर राव बिगिंस एक्सकवेशंस एट लोथल। नेक्स्ट आता है 1960 में बीबी लाल एंड द बी के थापर बिगिन द एक्सकवेशंस एट द कालीबंगा। नेक्स्ट आता है आपका 1920 आर एस बिस्ट बिगिन द एक्सकवेशंस एट धोलावीरा। तो धोलावीरा हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया और हड़प्पा हो गया। हड़प्पा में दो हैं, ठीक है, हड़प्पा में दो है, याद रखना। एक्सकवेशंस जो है वो अलग चीज है और डिस्कवर जो है वो एक अलग चीज है, तो दोनों को बात आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा किंग्स फार्मर्स एंड टाउन, जो कि हमारा चैप्टर 2 है। किंग्स फार्मर्स टाउन में क्या करेंगे, 600 to 500 BC पेडी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि पेडी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो कब स्टार्ट हुई थी, ट्रांसप्लांटेशन ये हुई थी, पेडी ट्रांसप्लांटेशन 600 to 500 BC में स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद अर्बनाइजेशन इन द गंगा वैली में अर्बनाइजेशन, नए नए शहरों का निर्माण होना स्टार्ट हो चुका था, महाजनपद बनने स्टार्ट हो गए थे। पंचमा कोइन भी इसी पीरियड में बने थे, 600 से 500 BC में। नेक्स्ट आता है हमारा 500 to 400 BC। देखो ये जो कॉमा में दिए हुए ना, इसमें से मतलब कि एक जो है वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ईयर सेम है, इसका टाइम पीरियड सेम है, तो इसको जरूर से ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें हुई थी। 500 to 400 BCE रूलर्स ऑफ मगध कंसोलिडेट देयर पावर, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 327 to 325 BC इन्वेजन ऑफ द अलेक्जेंडर ऑफ द मकदूनिया। ये अलेक्जेंडर कहाँ का वो था, राजा था, कहाँ का शासक था, ये मकदूनिया का, इसको भी याद रखना। 327 to 325।
321 BC में एक्सेशन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, तो यहां से इनका चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से स्टार्ट हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, 321 BC में। 272 और 268 टू 231 BC बच्चे, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। जब ये 0 आ जाएगा ना, तब उसके बाद से 1 2 3 इससे इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये अशोका का पीरियड, टाइम पीरियड, शासनकाल स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कलिंग की बैटल कब हुई थी, तो बहुत बार ये भी पूछा जाता है, ठीक है। बैटल ऑफ कलिंगा, ठीक है, बैटल ऑफ कलिंगा, तो आपको ये बताना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है इसका आंसर। 185 BC में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। नेक्स्ट आता है 200 to 100, ये भी इंपॉर्टेंट है, 202। देखो ये जो टाइमलाइन है ना, ये आपके जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस लिखते हैं ना, तो कहीं कहीं पर आपको ये चीजें मेंशन करनी होती है, ताकि आपके जो आंसर है उनकी ऑथेंटिसिटी, यानी कि उनको देखकर जो है, जब आप टाइम मेंशन करते हैं तो एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ, इस बच्चे को नॉलेज है, और कहीं कहीं पर आपको ये टाइम बहुत ये टाइमलाइन जो है बहुत काम आती है। 200 to 100 BC इंडो ग्रीक रूल इन द नॉर्थ वेस्ट, तो इंडो ग्रीक, ठीक है, इंडो ग्रीक की रूलिंग स्टार्ट हो गई थी नॉर्थ वेस्ट में, चोला, चेरास, पांड्यास और साउथ में। तो नॉर्थ वेस्ट में किसका रूल स्टार्ट हो गया था, इंडो ग्रीक रूलर्स का, चोला, चेरास और पांड्यास का साउथ में हो गया था, ठीक है। और उसके बाद सातवाहन डायनेस्टी के रूलर का रूलिंग पीरियड स्टार्ट हो गया था डेक्कन में। क्लियर, तो ये चीजें बहुत ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। 100 BC to 200 CE शक, जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे। अब ये सेंट्रल एशिया कहाँ होता है बच्चे, इस तरीके से आप देखोगे ना कि ये गुजरात हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी अफगानिस्तान है आपका, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, तो ये सारा का सारा सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो शक रूलर थे, ये सेंट्रल एशिया से भारत में आते हैं, और इनका जो टाइम पीरियड था वो बताया गया है 100 BC to 200 CE। शक, द पीपल फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, रूलर्स इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, रूलर्स इन द नॉर्थ वेस्ट, रोमन ट्रेड एंड द गोल्ड कॉइनेज, इन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले गोल्ड कॉइनेज को स्टार्ट किया था, यानी कि ये जो सोने के सिक्के बनाने का प्रचलन है, इन्होंने ही स्टार्ट किया था। 78 CE में एक्सेशन ऑफ द कनिष्का, तो कनिष्का ने क्या किया था, 78 CE में एक्सेशन ऑफ द कनिष्का। 100 to 200 CE अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शंस एविडेंस, अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शंस कौन होते हैं, जो सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस पाए गए थे, ठीक है, अर्लिएस्ट उन्हीं को बोला जो सबसे पहले पाए गए थे। 100 to 200 CE अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शन एविडेंस ऑफ द लैंड ग्रांट, किस बात के साक्ष्य मिले थे, किस बात के इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ मिला था कि लैंड ग्रांट करने का सिस्टम यहीं से स्टार्ट हुआ था, और इस बात का प्रमाण जो है कब मिला हमें, 100 से लेकर 200 CE में। 320 CE बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता रूलर, तो गुप्ता रूलर की गुप्ता रूलर्स जो थे, या गुप्ता रूल कब स्टार्ट हुआ था, 320 CE में। अब देखो CE आ गया है, ठीक है, अब ये कॉमन एरा आ गया है। पहले अब क्या था, पहले था ये BCE, ठीक है, उसके बाद जब ये 0 से स्टार्ट हो गया था, 0 पर आकर स्टे हो गया था, तो उसके बाद से 1 2 3 4 इस तरह से जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलने लगे। 335 to 375 CE में समुद्रगुप्ता रूलिंग पीरियड स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट टाइमलाइन याद रखनी है इस चैप्टर की। नेक्स्ट आता है 375 to 415 CE चंद्रगुप्त सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त सेकंड ने कब से रूल स्टार्ट किया था, तो 375 से 415 CE के बीच में वकाटक रूलर्स कहाँ के, डेक्कन के। याद रखना ये चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी ना प्रभावती गुप्ता, तो इनकी शादी वकाटक के एक प्रिंस से हुई थी, तो ये वही वकाटक किंग है जो जिनका कि डेक्कन में रूल स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट आता है 500 to 600 CE राइज ऑफ द चालुक्य इन द कर्नाटका ऑफ द पालवाज इन तमिलनाडु। बच्चे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, चालुक्य, चोला, चेरा, पांड्यास में कौन से रूलर्स ने कहां पर रूल किया, कौन से स्टेट में रूल किया था। यहां पर देखना क्या बता रहा है, 500 to 600 CE में राइज ऑफ द चालुक्याज इन कर्नाटक में कौन रूल कर रहे थे, चालुक्य, ठीक है। उसके बाद पालवास कहां पर रूल कर रहे थे, तमिलनाडु में। बस आपको ट्रिक के साथ याद रखना है, ट्रिक अपनी मर्जी से चाहे जैसे भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद 606 से 647 CE में हर्षवर्धन, जो कि हिंदू शासक, जो कि सबसे मतलब पावरफुल जो हिंदू शासक थे ना, हिंदू रूलर्स जो थे, तो वो लास्ट वाले यही थे, हर्षवर्धन। इसके बाद में जितने भी सक्सेसर आए थोड़े से वीक सक्सेसर थे, तो जो पावरफुल हिंदू किंग कहा जा सकता है
लास्ट पावरफुल हिंदू किंग दैट इज कॉल्ड हर्षवर्धन। ये कहाँ के राजा थे बच्चे? कन्नौज के किंग थे। चाइनीज पिलग्रिमेज ज़ुआन ज़ेंग कम्स इन सर्च ऑफ, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ ज़ुआन ज़ेंग ये कब किसके शासनकाल में भारत आते हैं? तो ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। उसके बाद 712 में अरब कन्क्वायर द सिंध, तो 712 में, तो कई बार कहीं कहीं पर 711 लिखा है, 12 लिखा हो, तो इस तरीके से आपको क्या कर देना है, दोनों ही लिख देना है। तो 711 और 12 में अरबों ने हमारे इंडिया को इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया था, और खास करके कहां पर आकर इन्होंने अपनी रूलिंग स्टार्ट कर दी थी? सिंध में, जो कि पंजाब, कहां पर, कौन से वाला पंजाब? पाकिस्तान का पंजाब है, ठीक है, वहां से उन्होंने रूलिंग स्टार्ट कर दी थी, और यहीं से इस्लाम धर्म आ गया था इंडिया के अंदर, राइट। नेक्स्ट आता है कि मेजर एडवांसेस इन द एपिग्राफी। तो 18th सेंचुरी में क्या था? 1784 में फाउंडिंग ऑफ द एसेटिक सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसेटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना कब हुई थी या उसको कब फाउंड किया गया था? 1784 में। 19th सेंचुरी की बात है, 1810 में कर्नल मैकेंजी कलेक्ट द ओवर 800 इंस्क्रिप्शन इन द संस्कृत एंड द द्रविडियन लैंग्वेज। तो किसने किया था? कर्नल मैकेंजी ने 8000 से भी ज्यादा इंस्क्रिप्शंस को कलेक्ट किया, जो कि लिखे हुए थे संस्कृत और द्रविडियन लैंग्वेज में। 1838, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1838 में अशोका के इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर किसने किया था? जेम्स प्रिंसिप ने, राइट। उसके बाद 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम पब्लिश अ सेट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शंस। तो अशोका के इंस्क्रिप्शंस को पब्लिश किसने किया? 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने। 1886 में फर्स्ट इशू द एपिग्राफिया कार्नेटिका, अ जर्नल ऑफ द साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, अ जर्नल ऑफ द साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शन। साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शन जो है, जिसका नाम फर्स्ट इशू एपिग्राफिया कार्नेटिका कहा जाता है, 1886 में। उसके बाद 1818 में, ठीक है, 1888 में फर्स्ट इशू ऑफ द एपिग्राफिया इंडिका, ठीक है। अच्छा, एक बुक और थी इंडिका, ठीक है, वो किसने लिखी थी? इंडिका लिखी थी मैकसनीज ने, ठीक है। तो एक बार एक वीडियो और बना के लेकर आऊंगी जिसमें फेमस बुक और उसके ऑथर्स के ऊपर वो पूरी की पूरी बेस्ड होगी। 20th सेंचुरी में 1965 में 1965 to 66 DC Sircar publishes the Indian epigraphy and Indian epigraphical the glossary। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मत करना, बाकी सारी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा उसको, राइट। उसके बाद हम करते हैं, हमारे आते हैं चैप्टर 3 पर, जिसका नाम है किनशिप, कास्ट एंड क्लास, ठीक है। किनशिप, कास्ट एंड क्लास में हम देखने वाले हैं महाभारत के बारे में। बेसिकली ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है डिपेंड करता है। तो मेजर टेक्सचुअल ट्रेडिशन 500 BC में अष्टाध्यायी पाणिनि, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, खास करके CUT में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लें कि 500 BC में अष्टाध्यायी ऑफ द पाणिनि, अ वर्क ऑन द संस्कृत ग्रामर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? संस्कृत ग्रामर पर वर्क किया था। जैसे इंग्लिश ग्रामर होती है, हिंदी ग्रामर होती है, ऐसे ही संस्कृत ग्रामर होती है, जो कि पाणिनि ने 500 BC में इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, वर्क किया था। 500 to 200 BC में मेजर धर्म सूत्रास, ठीक है। तो जो धर्म सूत्र की रचना थी वो कब की गई थी? इसको कंपाइल किया गया था संस्कृत में, ना कि और अदर लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा में इसको जो कंपाइल किया गया था 500 to 200 BC में। नेक्स्ट आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, 500 to 100 BC में अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंक्लूडिंग द त्रिपिटक इन पाली। पाली भाषा में याद रखना, त्रिपिटक जो है वो कब लिखा गया था? त्रिपिटक क्या है? ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते हैं इंक्लूडिंग द त्रिपिटक। तो ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था जिसमें इंक्लूड किया गया था त्रिपिटक को, जो कि पाली भाषा में लिखा गया था, टाइम पीरियड बताना है इसमें, 500 to 100 BC। 500 BC to 400 BC में रामायण एंड महाभारत इन संस्कृत में इसको कंपाइल किया गया था। 200 to 200 C में मनुस्मृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुस्मृति को कब कंपाइल किया गया, कब कंपोज किया गया? ये किया गया था 200 BCE to 200 CE में, राइट। संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। कंपोजिशन द कंपाइलेशन ऑफ द तमिल संगम लिटरेचर। नेक्स्ट आता है 100 CE में चरक एंड सुश्रुता संहिता, वर्क ऑन द मेडिसिन इन द संस्कृत। तो चरक कौन थे? जिनको आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती हैं इनके बारे में बहुत ज्यादा इनको नॉलेज थी। और सुश्रुत कौन होते हैं? जिन्होंने सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले जो प्लास्टिक सर्जरी जिन्होंने इंट्रोड्यूस की थी वो कौन थे? सुश्रुत। और इन्होंने सुश्रुत संहिता में वो सारे मेडिसिन के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में बताया हुआ है। 200 CE ऑनवर्ड्स द कंपाइलेशन ऑफ द पुराण, ठीक है। अब जो वेद पुराण होते हैं, वेद नहीं है, पुराणों का संकलन स्टार्ट हो गया था, पुराणों को लिखना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, किसमें? संस्कृत भाषा में। 300 CE में नाट्य शास्त्र ऑफ द भरत, वर्क ऑन द डेमेट्री
इन द संस्कृत, तो संस्कृत भाषा में ही है सारा ये, क्योंकि पहले संस्कृत का ही प्रचलन था 300 to 600 BC अदर धर्मसूत्र इन द संस्कृत। उसके बाद 400 to 500 सी संस्कृत प्लेज इंक्लूडिंग द वर्क्स ऑफ द कालिदास। तो संस्कृत प्ले इंक्लूडिंग द वर्क्स, तो संस्कृत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि देखो जिस एरिया की जो लैंग्वेज होती है, जिसमें लोग पढ़ना लिखना बोलना बहुत अच्छे से आता है उनको, तो अगर उसी लैंग्वेज में लोगों को वो चीज बताई जाए तो वो अच्छे से ज्यादा उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले जो था वो संस्कृत भाषा का ही बहुत ज्यादा प्रचलन था। तो कालिदास जो कि संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता कहे जाते हैं, और कालिदास ने अपने जितने भी इन्होंने अपने ड्रामाज लिखे, ठीक है, नाटक वगैरह लिखे, वो सारे संस्कृत भाषा में लिखे थे। तो इनका जो है 400 to 500 BCE में इनका जो टाइम पीरियड वो बताया गया है। उसके बाद है वरामिहिर इन संस्कृत, ठीक है, वरामिहिर इन संस्कृत कंपाइलेशन ऑफ जैनाज वर्क इन द प्राकृत। अब देखना ये जो त्रिपिटक है ये पाली में है और जैना वर्क जो है वो प्राकृत में है, ठीक है। तो जैनियों की बुक को, ठीक है, तो वरामिहिर इन संस्कृत कंपाइलेशन ऑफ जैना वर्क्स इन द, तो जैनियों की जो बुक थी जो कि प्राकृत भाषा में लिखी हुई थी, इसको संस्कृत भाषा में किसने किया? वरामिहिर ने, राइट। नेक्स्ट आता है मेजर लैंडमार्क इन द स्टडी ऑफ द महाभारत, ठीक है, 1919 से लेकर 1966 तक। तो ये महाभारत का क्रिटिकल एडिशन तैयार किया गया किसके द्वारा? VS शुकांतकर और उनकी टीम के द्वारा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देती हूं VS शुकांतकर, ठीक है, VS शुकांतकर एंड हिज टीम, राइट। 1973 में JAB Van Buiten begins the English translation of the critical edition of Remain the Incomplete after his death in 1978। और उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई थी VS शुकांतकर, तो इन्होंने क्या किया? उसको कंप्लीट किया कब? 1978 में, राइट। अब आते हैं हम थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग, जो कि हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 4 है, जो कि हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 4 है। मेजर रिलीजन डेवलपमेंट, तो कौन से जो है रिलीजन जो थे वो मेजर रिलीजन कब डेवलप होते हैं, तो वो सारा टाइमलाइन इसे बताई गई है। 1500 to 1000 BC में अर्ली वैदिक, देखो वैदिक ट्रेडिशन को ना 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया। एक था अर्ली वैदिक और दूसरा कौन सा था? लेटर वैदिक। तो अर्ली वैदिक का टाइम पीरियड माना गया है 1500 to 1000 BC और 1000 to 500 BC में लेटर वैदिक का। लेकिन इसमें आपको एक डेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी याद रखनी है कि 1500 to 1000 BC में क्या हुआ था? ऋग्वेद को कंपोज किया गया था, ठीक है, ऋग्वेद वाज कंपोज्ड, ठीक है, ऋग्वेद को कंपोज किया गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर बार। 6th century BCE अर्ली उपनिषद, तो उपनिषद लिखे जाने लगे, जैनिज्म बौद्धिज्म, ठीक है। 3rd century BC फर्स्ट स्तूपा मिला गया, ठीक है। तो पहला स्तूपा सबसे पहले कब मिला? 3rd century में। 2nd century में डेवलपमेंट ऑफ द महायान, तो महायान और हीनयान ये बौद्धिज्म की 2 ब्रांचेस बन गई थी, ठीक है। अब महायान कौन सा था? ये न्यू ब्रांच थी, ठीक है, ये बौद्धिज्म की न्यू ब्रांच थी। पहली वाली कौन सी थी? पहली वाली हीनयान थी, तो इसको ओल्ड में कहा जाता है, ठीक है, हीनयाना। तो हीनयान कौन सी ब्रांच थी बच्चे? ओल्ड ब्रांच थी, ठीक है, ओल्ड ब्रांच थी। वैष्णविज्म, ठीक है, BCE ऑनवर्ड्स शिविज्म एंड द गॉडेस ऑफ कल्ट। फिर उसके बाद में मूर्ति पूजा, मतलब मूर्तियां वगैरह बननी स्टार्ट हो गई थी। तो इससे पहले सिर्फ थिंकर्स होते थे, अपनी सोच से ही, अपने विचारों से ही लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे। 3rd century C में अर्लीस्ट टेम्पल भी बनने स्टार्ट हो गए थे। कब? 3rd century में। तो सबसे पहले जब टेम्पल बने थे तो वो 3rd century में बने थे, राइट। नेक्स्ट आता है कि लैंडमार्क इन द डिस्कवरी एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द अर्ली मॉन्यूमेंट्स एंड द स्ट्रक्चर्स। लैंडमार्क इन द डिस्कवरी एंड प्रिजर्वेशन, तो नई नई डिस्कवरी हुई, ठीक है, अलग अलग चीजों की डिस्कवरी भी की गई, ठीक है, और उनको प्रिजर्व भी किया गया। किनको? अर्ली मॉन्यूमेंट्स एंड द स्कल्पचर्स को। तो पहले हम बात करते हैं 19th century में क्या क्या चीजें डिस्कवर की गई और प्रिजर्वेशन किया गया किस किस का। 1814 में फाउंडिंग ऑफ द इंडियन म्यूजियम कलकत्ता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलकत्ता का जो कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम है उसको कब फाउंड किया गया, उसको कब एस्टैब्लिश किया गया? 1814 में, 1814 में। 1834 में पब्लिकेशन ऑफ द एसे ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदू बाय रामा राजा, ठीक है, कनिंगम एक्सप्लोर्स दैट द स्तूपा सारनाथ, राइट। तो ये 1834 पे आएगा। 1851 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट म्यूजियम इन मद्रास। पहले क्या था? कलकत्ता था, फिर आ गया मद्रास गवर्नमेंट जो है वो आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास। तो मद्रास का कब आ जाएगा? 1851 में। कलकत्ता का आ जाएगा 1814 में। 2 में से एक जरूर से आने का।
राइट। नेक्स्ट आता है आपका 1854 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1854 में अलेक्जेंडर कनिंघम पब्लिशेस द भीलसा टॉप्स, वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क ऑन द सांची। ठीक है, तो ये सांची का सबसे पहला जो काम किया गया था, ठीक है, जिनका, तो ये किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। पब्लिशेस द भीलसा टॉप्स, ठीक है, भीलसा टॉप्स। तो इसमें क्या बताया गया है? तो उन्होंने पब्लिश की, मतलब बुक को पब्लिश किया, जिसमें कि सांची के अर्लीस्ट वर्क को इसमें डिस्क्राइब किया गया है 1854 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। राजेंद्र लाल मित्रा पब्लिशेस द बुद्ध गया, द हेरिटेज ऑफ द साक्य मुनि। तो साक्य मुनि किसको कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हु वाज नोन एज शाक्य मुनि। तो किसको कहा जाता है शाक्य मुनि? ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्धा को। ठीक है, गौतम बुद्धा। नेक्स्ट आता है कि H.H. कोल 1880s में H.H. कोल अपॉइंटेड द कॉरेटर ऑफ द एंशंट मॉन्यूमेंट। तो इनको एंशंट मॉन्यूमेंट के उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ठीक है, उनका हेड बना दिया जाता है 1888 में। पासिंग द ट्रेजर ऑफ द ट्रोव कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं 20th सेंचुरी में क्या हुआ था। ये सारी की सारी 19th सेंचुरी की डेट्स हैं, ये अब हम करेंगे 20th सेंचुरी की। 1914 में जॉन मार्शल एंड द अल्फ्रेड फॉचर पब्लिश द मॉन्यूमेंट ऑफ द सांची। तो इन्होंने क्या किया 1914 में? कौन कौन? एक तो जॉन मार्शल थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है जॉन मार्शल के ऊपर, हमेशा एक क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यूज में, देख लेना। जॉन मार्शल एंड द अल्फ्रेड फॉचर पब्लिश द मॉन्यूमेंट ऑफ द सांची। तो इन्होंने सांची के बारे में अपनी पहली बुक पब्लिश करी थी। जॉन मार्शल पब्लिशेस द कंजर्वेशन ऑफ द मैनुअल, ये कब हुआ था? 1923 में। नेक्स्ट आता है 1955 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था? देखो यहां पर लिखा है 1955 में, ध्यान से देखना इसको। 1955 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे? जवाहरलाल नेहरू। लेज द फाउंडेशन ऑफ द स्टोन नेशनल म्यूजियम, इन्होंने पत्थर का नेशनल म्यूजियम बनाया, कहां पर? न्यू दिल्ली में। उसके बाद 1989 में सांची डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि इसको विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया। विश्व धरोहर शामिल में करने का मतलब होता है कि किसी कंट्री की एक बहुत यूनिक चीज होती है, उसको जो वो होते हैं ना, रिकॉर्ड्स होते हैं, उसमें शामिल कर लिया जाता है। तो दुनिया की जो सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत चीज होती है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज में मेंशन कर लिया जाता है। तो सांची को 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज में इसको मेंशन कर लिया गया था, डिक्लेयर कर दिया। कब? 1989 में। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 5, जिसका नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर। ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 5 है। ठीक है, सम ट्रेवलर्स हु लेफ्ट द अकाउंट। तो 10th से 11th सेंचुरी की बात करते हैं हम। तो 973 में मोहम्मद इब्न अहमद अबू रिहान अल बरूनी, बाप रे कितना बड़ा नाम है ना, मेरे को लगता है सारा उनका जो फैमिली है उनका नाम यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, बट ये एक ही पर्सन का नाम है, ठीक है ना। तो मोहम्मद इब्न अहमद अबू रिहाम अल बरूनी। तो अल बरूनी कहाँ से था? पहले एक 1 मार्क का क्वेश्चन, ये था उज्बेकिस्तान से। ठीक है, कहाँ से था? उज्बेकिस्तान, ख्वारिज्म जिसको बोलते हैं, ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 973 में। तो अल बरूनी का जो बताया गया है टाइम पीरियड बताया गया 973 से लेकर 1048 तक। तो ये सेंचुरी कौन सी होगी? 10th और 11th सेंचुरी। कब जाती है? जब मेन जो हमारा ईयर होता है उसमें आगे के डिजिट में 1 प्लस कर देते हैं, तब वो क्या बन जाती है? सेंचुरी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद 13th सेंचुरी की बात करते हैं हम। 13th सेंचुरी में 1254 से लेकर 1323 मार्को पोलो कहाँ के थे? मार्को पोलो थे इटली के, और इनका टाइम पीरियड बताया गया है 1254 से 1323 तक। नेक्स्ट आता है 14th सेंचुरी में 1304 to 77 इब्न बतूता फ्रॉम मोरक्को। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, कहाँ का ट्रेवलर था? तो ये मोरक्को का था। इटली का कौन था? मार्को पोलो। ठीक है, उसके बाद अच्छा कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ किसकी बुक को मार्को पोलो की बुक से कंपेयर किया गया, क्योंकि यही दो ऐसे थे, इब्न बतूता और मार्को पोलो, जिन्होंने इंडिया और चाइना दोनों देशों को विजिट किया था। बाकियों को तो किया ही था, लेकिन चाइना को और भारत को, इन दोनों ही विजिट किया था, इसलिए इनकी बुक को इनके साथ कंपेयर किया जाता है। 15th सेंचुरी 1413 to 1882 1413 to 82 अब्द अल रज़ाक कमाल अल दिन इब्न
इशाक अल समरकंदी, ये कहाँ के थे, ये समरकंद के थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, अब्दुल रजाक समरकंदी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इनका टाइम पीरियड बताया गया है 1413 से 82 तक का, ठीक है, 1413 टू 1482। नेक्स्ट आता है थ्रू द आइस ऑफ ट्रेवलर में 16th सेंचुरी में दौरते बरबोसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 1518 में ये कब दौरते बरबोसा जो है वो पुर्तगाल का ट्रेवलर था जो कि इंडिया आता है, ठीक है, कब 1518 में। तो कहाँ का था ये निवासी, ये बहुत बार आता है कि बताओ पुर्तगाल से कौन सा ट्रेवलर आया था, तो आप बता दीजिएगा दौरते बरबोसा। 1562 में सैयदी अली रईस फ्रॉम द टर्की, ईयर ऑफ द डेथ, तो ये इनका जो है ना, ये वाला जो टाइम पीरियड है ये इनके डेथ का टाइम पीरियड बताया गया है। 1536 टू 1600 एंटोनियो मोन्स्ट्रेट फ्रॉम द स्पेन, स्पेन से कौन सा ट्रेवलर आया था, तो ये आया था एंटोनियो मोन्स्ट्रेट, ठीक है, मोन्स्ट्रेट फ्रॉम द स्पेन। नेक्स्ट आता है 17th सेंचुरी 1626 से लेकर 31 तक, ईयर स्पेंट इन इंडिया, जिसने की 1626 से लेकर 1631 तक इंडिया में स्पेंड किया, वो कौन था, वो था मोहम्मद वाली बाल्खी, और ये कहाँ का निवासी था, ये बालाह का ट्रेवलर था। 1600 टू 1617 पीटर मुंडे फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से कौन था, पीटर मुंडे था। 1605 टू 1689 जीन बेप्स्टाइट ट्रेवेनियर, ये कहाँ का था, फ्रांस का। फ्रांस के दो ट्रेवलर थे, एक तो फ्रैंकिस बर्नियर और दूसरा था दूसरा जैन बेप्स्टाइट ट्रेवेनियर। 1620 से लेकर के 1688 तक फ्रैंकिस बर्नियर, और ये भी कहाँ से था, फ्रांस से। तो इसको लर्न करने की ट्रिक बहुत ही इजी है, ये भी इसका नाम भी एफ से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो ट्रेवलर था वो कहाँ का, कौन सी कंट्री का था, फ्रांस का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन, जो कि हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 6 है, ठीक है, जो कि हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 6 है। 500 टू 800 सीई अपार संबंधार, ठीक है, और सुंदर मूर्ति इन द तमिलनाडु, राइट। तो ये बताया गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इसको देख लो। 500 टू 800 सीई, 800 टू 900 द नम्मलवर और मनी कावाचाकर, अंडाल, अंडाल कौन थी बच्चे, ये अंडाल वो थी जो फर्स्ट फीमेल पोइट सन थी, है ना, और इन्होंने ही फीमेल को लीड किया था, जो इनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि तुम्हें टेंपल नहीं जाना है, घर में बैठकर ही घर के सारे काम करने हैं, टेंपल भक्ति करने से तुम्हें क्या मिलेगा, ये वो करके मतलब उनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। तो इनको लीड किसने किया, अंडाल ने। और ये जो अंडाल थी वो किसकी डिवोटी थी, डिवोटी ऑफ, जल्दी से बताओ, ठीक है, डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है, ये लॉर्ड विष्णु की डिवोटी थी, ठीक है। और कहां से थी ये, तमिलनाडु से, राइट। उसके बाद 1000 टू 1100 अल हुजबिरी दातागंज बख्श इन पंजाब और रामाचार्य इन तमिलनाडु, ठीक है। तो ये आपको बताना है, यहां से ये पूछा जाता है कौन सा, रामाचार्य कहाँ से थे, तमिलनाडु से। उनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1000 से 1100। 1100 से 1200 में बसवन्ना, ये कहाँ के थे, कर्नाटका थे, इनका टाइम पीरियड ये है। बसवन्ना बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। 1200 टू 1300 द जनदेव, ठीक है, ज्ञानदेव मुक्ताबाई इन द महाराष्ट्र, तो ये कहाँ से थे, ये, ठीक है। तो जनानदेव और मुक्ताबाई ये कहां से थे, दोनों महाराष्ट्र थे। और ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती ये राजस्थान से थे, ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती ये राजस्थान से थे। याद रखना, जिनकी अजमेर में दरगाह है तो ये वही जो है वो संत हैं, ठीक है। कौन, ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती इन राजस्थान, और बाहुद्दीन जाकरिया एंड द फदरुद्दीन गंज ए शाकर इन पंजाब। और उसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये कहां से थे, दिल्ली से थे। नेक्स्ट आता है 1300 टू 1400। देखो थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी बट एक दो बार इसको जब रिपीट करोगे ना तो अपने आप लर्न हो जाएगी। बस इसको 2 से 3 बार आपको बैक टू बैक पढ़ना है, फिर अपने आप जब आप रिकॉल करोगे ना तो वो चीजें आपको रिकॉल होती चली जाएंगी। और सामने जब आंख बंद करके देखो ऐसा लगेगा कि हाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है और मैम ने उस दिन ये पढ़ाया था, तो वो चीजें सारी रिकॉल होने लगेगी। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको इसको 2 से 3 बार 4 से 5 बार आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड करके और उसको सुन लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 1300 टू 1400 लाल देद इन द कश्मीर, लाल शाहबाज कलंदर इन सिंध, निजामुद्दीन औलिया ये पूछा जाता है, निजामुद्दीन औलिया इन दिल्ली। इनका एक इनके नाम से एक स्टेशन भी बना हुआ है ना, निजामुद्दीन औलिया रेलवे स्टेशन, नहीं दिल्ली, है ना।
न्यू दिल्ली। रामानंद कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से थे। ये वही रामानंद है जो कबीर के गुरु कहलाते हैं। और चोखा मेला इन महाराष्ट्र और शराफुद्दीन याया मनेरी इन बिहार। तो ये कहां से थे? बिहार से थे। देखो कोई गैस भी नहीं कर सकता कि बिहार से ऐसे ऐसे भी संत होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है तो 1400 टू 1500 में क्या किस किस का बताया जाता है टाइम पीरियड? कबीरदास, रैदास, सूरदास, ये कहां से थे? उत्तर प्रदेश से। ये कई बार बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ कबीर का टाइम पीरियड कब से कब तक इंडिया में माना गया है, तो वो बताया 1400 टू 1500 में। इस तरह के क्वेश्चंस ना आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछे जा सकते हैं और ये तब सही होंगे आपको जब आपके इसके या तो सेंचुरी लर्न होनी चाहिए या इसके ईयर लर्न होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाबा गुरु नानक कहां से थे? पंजाब से थे। सबका टाइम पीरियड यही है सेम, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। वल्लभाचार्य कहां से थे? गुजरात से थे। तो इसमें स्टेट का नाम भी दे दिया गया है, संत का नाम भी दिया गया है और टाइम पीरियड भी दिया गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब्दुल्ला शास्त्री इन ग्वालियर, मोहम्मद शाह आलम इन गुजरात, मीर सैयद मोहम्मद गेजू दराज इन द गुलबर्ग और शंकर देव इन आसाम। तुकाराम कहां से थे? महाराष्ट्र से। तो इन सब का टाइम पीरियड कितना बताया गया है? 1400 टू 1500 में, ठीक है, सीई। फिर 15 टू 1600 में श्री चैतन्य महाप्रभु इन बंगाल। मीराबाई कहां से थी? राजस्थान से। शेख अब्दुल कुदुस, ठीक है, ये कहां के थे? गंगोही के। मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, कुदुस ये इनका नाम है, गंगोही, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी, और ये वही मलिक मोहम्मद है जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी, ठीक है। पद्मावत, पद्मावती मत कर देना, ठीक है। पद्मावत ये वही पद्मावत है जिस पर मूवी बनी गई है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की। तो ये वही मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत को लिखा था। तुलसीदास कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। 1600 टू 1700 में शेख अहमद सरहिंदी, ये कहाँ के थे? हरियाणा के थे, राइट। उसके बाद मियान मीर इन पंजाब, ठीक है, इन द पंजाब। तो मियां मीर इन पंजाब, ये पंजाब से थे। तो आपको ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सारी, क्योंकि इनमें से आपके या तो फिर आपके स्टेट से क्वेश्चन पूछ देंगे, बताओ कौन से स्टेट से कौन से संत बिलोंग करते थे, या फिर आपका टाइम पीरियड पूछ दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा विजयनगर, ये हमारा चैप्टर 7 है, ठीक है, चैप्टर 7 है। इसकी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन यहाँ पर देखना। 1200 टू 1300 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, कब? 1206 में, ठीक है। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी। 1300 टू 1400 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर 1336 में। तो 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने इसकी एस्टैब्लिशमेंट की थी। हरिहर, ठीक है, हरिहर एंड बुक्का, ठीक है, ये फाउंडर थे किसके? विजयनगर के। और सल्तनत, ठीक है, सल्तनत इन द जौनपुर, कश्मीर एंड द मदुरई। तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ द बहमनी किंगडम, तो बहमनी किंगडम की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1347 में। 1400 टू 1500 स्टैब्लिशमेंट ऑफ द गजपति किंगडम ऑफ ओडिशा। ओडिशा के रूलर अपने आप को क्या कहते थे? गजपति कहते थे। जैसे विजयनगर के रूलर अपने आप को रायाज और नरपति कहते थे, ऐसे ही ओडिशा के रूलर अपने आप को गजपति कहते थे। और ये जो है स्टैब्लिशमेंट ऑफ द गजपति किंगडम, तो गजपति किंगडम जो कि ओडिशा में स्टार्ट हुआ था, ये कब हुआ था? 1435 में। Establishment of the Sultanate of the Gujarat and the Malwa, emergence of the Sultanate of the अहमदनगर, बीजापुर और बिरार, तो ये हुआ था 1490 में। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा ये वही है जो कि रामा राय, विजयनगर के जो वो थे, क्या बोलते हैं, अराविदुल डायनेस्टी के जो प्रधान सेनापति थे रामा राय, उनके साथ में बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, इन तीनों के साथ में उनका बैटल होता है, जिसको कहा जाता है तालीकोटा का बैटल। और तालीकोटा का बैटल कब हुआ था? बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ तालीकोटा कब हुआ था? जल्दी बताओ। बैटल ऑफ तालीकोटा 16, बैटल ऑफ तालीकोटा जल्दी से 1565, बिल्कुल, ठीक है, 1565, राइट। उसके बाद 1500 टू 1600 कन्क्वेस्ट द गोवा बाय द पोर्तुगीज। 1512 में क्या हुआ था? पोर्तुगीज ने गोवा को कन्क्वायर कर लिया था। उसके बाद इमर्जेंस ऑफ द सल्तनत ऑफ द गोलकुंडा, ये
इमर्जेंस ऑफ द सल्तनत ऑफ द गोलकुंडा, गोलकुंडा की सल्तनत जो है इमर्ज कर ली गई थी 1518 में। नेक्स्ट आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर बाय द बाबर, और ये बाबर ने 1526 में किसको, मुगल एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट कर ली थी, और 1526 में ही पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्लियर? लैंडमार्क इन द डिस्कवरी एंड द कंजर्वेशन ऑफ द विजयनगर, 1800 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1800 में कर्नल मैकेंजी विजिट द विजयनगर, राइट। तो कर्नल मैकेंजी ने कब विजिट किया विजयनगर को, 1800 में। 1856 में अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ, राइट, टेक्स अ फर्स्ट डिटेल फोटोग्राफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एट द हम्पी, हम्पी के जो रिमेन्स रह गए थे, मतलब कुछ साक्ष्य नीचे बचे हुए रह गए थे, उनकी फर्स्ट फोटोग्राफी करी थी किसने, अलेक्जेंडर ग्रीनलो ने, कब की थी, 1856 में। 1876 में J.F. फ्लिंट बिगेन द डॉक्यूमेंटिंग इंस्क्रिप्शन ऑफ द टेम्पल वॉल्स एट द साइट ऑफ हम्पी, ठीक है, एट द साइट। तो इन्होंने J.F. फ्लिंट ने वहां के विजयनगर के जो टेम्पल की जो वॉल्स थी, उनके जो इंस्क्रिप्शंस उसमें लिखे हुए थे, वॉल पर कुछ ना कुछ वो लिखा होता है ना, कि बहुत ही अच्छी अच्छी बातें, धर्म से रिलेटेड बातें, जो मॉरल वैल्यूज लिखी होती हैं, तो ये सबसे पहले उनको जो है वो उनकी डॉक्यूमेंटिंग स्टार्ट करी थी J.M. फ्लिंट ने, कब, 1876 में। नेक्स्ट आता है 1876 में ही हम्पी को नेशनल इंपॉर्टेंस दी गई थी, ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस कब, 1976 में, ठीक है, 1976 में। तो ये किसको दी गई थी, हम्पी को, ठीक है। और उसके बाद 1902 में द कंजर्वेशन बिगेन अंडर द जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल की लीडरशिप में, उसके अंडरशिप में क्या था, लीडरशिप में 1902 में इसकी कंजर्वेशन स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट आता है 1986 में हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज में मेंशन कर लिया गया था बाय द यूनेस्को। कब, ये दो डेट पूछी जाती हैं, 1986 और 1976 बैक टू बैक है। नेशनल इंपॉर्टेंस दी गई हम्पी को कब, 1976 में, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर कर दिया गया यूनेस्को के द्वारा, तो वो कब किया गया था, 1986 में। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन। आई होप सभी को ये सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा, अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आई वेट फॉर योर कमेंट्स, ठीक है। आप क्या करना है, थोड़ी सी काम की बातें कर लेते हैं। देखो अभी क्या है कि अभी आपके बोर्ड एग्जाम, ठीक है, दूर है थोड़ा सा, मान लिया, ठीक है, फैब से स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है क्योंकि सितंबर स्टार्ट हो चुका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम रहेगा आपके पास बोर्ड एग्जाम, प्लस उसके बाद में CUT देना, और CUT तो इतना जल्दी आ रहा है इस बार, मई में आपके एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है, अप्रैल में आपके खत्म होंगे और मई में आपका जो है वो एग्जाम CUT के स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए बच्चे अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आप हमारा लेटेस्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सा लेटेस्ट बैच, हमारा अर्जुन बैच। तो ये है हमारा लेटेस्ट बैच और इसका प्राइस देख रहे हो 8924, लेकिन आपको इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है जब आप कूपन कोड यूज करोगे Y489। जिसमें मैं पढ़ाऊंगी आपको हिस्ट्री, मोइन सर पढ़ाएंगे आपको पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। जल्दी से आप अपने इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए Y489 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। वो CUT प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों था, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं लिख देती हूँ CUET प्लस आपका बोर्ड एग्जाम, ये दोनों के लिए था, ठीक है, बोर्ड एग्जाम ये दोनों के लिए है। और ये जो है ये क्लास 12th के लिए है, ठीक है। ये इग्नाइट बैच है, इसका प्राइस बहुत बहुत कम रखा गया है 2549 का। इस पर भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है जब आप कूपन कोड यूज करोगे Y489। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैडम इसको कोड को यूज कैसे करना है, डिस्काउंट कैसे मिलेगा। लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट सेक्शन में आपको 2 होमवर्क दिए मैंने, ठीक है, और होमवर्क भी बताना है आपको, और वीडियो कैसी लगी आपको ये भी बताना है। शेयर कीजिएगा ज्यादा दोस्तों के साथ में, और इसको लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इसको अवेल करने का आपको मैं प्रोसेस बताती हूँ। क्या करना है आपको, सीधे जाना है आपको गूगल पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका गूगल है, ठीक है, कहाँ पर है, ये रहा, राइट। जैसे आपने ये टाइप किया तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे अड्डा 24/7, राइट, अड्डा 247। तो जैसे आपने इसको टाइप कर दिया, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन आएगा
जैसे आपने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया तो इस तरह की विंडो आपके पास आ जाएगी। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो अगर आप क्लास 12th का लेना चाहते हैं इग्नाइट बैच तो आप स्कूल K-12 पे क्लिक करेंगे। अगर आप CUT प्लस बोर्ड एग्जाम पे क्लिक करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, CUT पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद ये बच्चे महापैक लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। महापैक की सबसे बड़ी क्वालिटी मैं आपको, खासियत मैं आपको, फीचर बता देती हूँ कि इसमें पूरे साल में जितने भी ATA 24/7 की तरफ से बैचेस निकलेंगे सभी का एक्सेस आपको मिल जाएगा। जो महापैक वाले बच्चे होंगे उनको साथ में बुक भी मिलेगी और सबसे ज्यादा वो फायदे में रहते हैं क्योंकि लास्ट तक वो बने रहते हैं। रिवीजन बैक टू बैक, नए नए जो बैचेस आएंगे उनके साथ उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन होती रहेगी। इसलिए क्या करना है आपको, महापैक ही मैं प्रेफर करूंगी कि ले सकते हैं। बाकी तो आपकी मर्जी है, चाहे आप वो अर्जुन बैच लें या महापैक लें। तो मैं महापैक का बता देती हूँ विद बुक। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आंखें दर्द करने लग जाती हैं, लेकिन आपको क्या दिया जाता है, इसमें बुक दी जाती है। अब देख रहे हो 12,412। अब बोलोगे मैडम इतना ज्यादा, लेकिन बच्चे आप ये तो देखिए ना, इसमें आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं और पूरे साल भर की वैलिडिटी है, पूरे 12 मंथ्स की वैलिडिटी आपको मिलेगी इसकी। तो साल भर में आप अगर 12 मंथ वो खर्च कर रहे हो तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपका बाय नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर कूपन कोड लगाना है Y489, Y489। बस आपने कूपन कोड अप्लाई किया, ये देखिए, ठीक है, अप्लाई किया और ये कोर्स कितने का रह गया, 12,117 का। ठीक है, अब ये देखिए वैलिडिटी कितनी है इसकी, 12 मंथ की। 12 महीने में अगर आप 12,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो पर मंथ आप 1,000 रुपीज खर्च कर रहे हैं, जिसमें कि आपको साल भर तक के फ्री बैचेस आपको दिए जाएंगे अगर आपने एक बार महापैक को एनरोल कर लिया है तो। साथ में आपको PDF लाइव जो क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, बुक भी मिल रही है, प्रैक्टिस सेट हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, ये सारी चीजें देखो यहाँ पर ना, सारी चीजें आपको लिखी हुई है, सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी से जाकर के कूपन कोड लगाएंगे और क्या करेंगे, बस इसमें एनरोल कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए, ठीक है, 1000 ऑनलाइन आर्ट्स की ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिल रही है, 801 टेस्ट सीरीज मिल रही है, 2 to 6 ई बुक्स मिल रही है, 7 बुक्स आपको दी जा रही हैं, वैलिडिटी 12 मंथ की है। ये सारी डिटेल आपको इस बैच पर मिल जाएगी जब आप क्लिक करेंगे, राइट। अगर इसके अलावा अगर आप ये वाला बैच लेते हैं, कौन सा, हमारा अर्जुन बैच, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, CUET पर जाना है, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पर जाना है, CUET पर जाना है। देन उसके बाद आपको आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, अपने नियर डियर को भी बता सकते हो कि कूपन कोड ये लगाओ और मैक्सिमम डिस्काउंट पाओ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अर्जुन बैच की तरफ चलते हैं। ये रहा अर्जुन बैच, कितने का है, 8924 का। इसको भी जब बाय नाउ करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कूपन कोड लगाएंगे Y489। ये देखिए ये हो गया है अब आपका कितना, 8714 का। तो दोनों कोर्सेज मैंने बता दिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।